हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने नैनस्ट समीकरण के बारे में आपको बताया था। हमने कहा था नैनस्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है कि यदि कोई इलेक्ट्रोड या कोई सेल मानक स्थिति में न हो, और मानक स्थिति मैंने बताई थी जहां टेम्परेचर का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो, जहां पर विलियन की जो मोलरता है वो 1 मोलरता हो, 1 मोल हो, और या फिर साथ में तीसरा हमने कहा था जो दाब हो उस दाब का मान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। यदि ये तीनों स्थितियां कहीं पर है तो हम कहते हैं किसी सेल में या इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड मतलब अर्ध सेल में, तो हमने कहा था कि उस वहां पर जो इलेक्ट्रोड का विभव निकलता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड मान होता है। लेकिन यदि कभी ऐसा हो कि जो हमने तीनों ये मानक स्थितियां बताई है, ताप, दाब और सांद्रता विलयन की, यदि तीनों अपनी मानक स्थितियों में न हो तो हमें अर्ध सेल या सेल का जो विभव मिलता है, जो ईएमएफ प्राप्त होता है, वह मानक स्थिति से कुछ अलग होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई अर्ध सेल या कोई सेल यदि मानक स्थितियों पर न हो तो उसके द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो विभव उत्पन्न किया जाता है, वो मानक स्थिति से थोड़ा भिन्न होता है। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, कैसे हमें पता चलेगा कि यदि मानक स्थिति पूर्ण नहीं हो रही है, मान लो हमारे पास जो सॉल्यूशन है जिसकी मानक स्थिति में सांद्रता 1 मोलरता होनी चाहिए, यदि वो 1 मोलरता ना हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी उद्देश्य से हम उपयोग करते हैं नैनस्ट समीकरण का, और हमने पिछली बार उसकी परिभाषा भी लिखाई थी। आज इसको प्रूफ करेंगे हम नैनस्ट समीकरण को, और उससे पहले आपको एक बेसिक जानकारी आपको और पता होनी चाहिए, और वह जानकारी है सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, यानी कि जिसे हम कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये आपको पता होनी चाहिए। तो पहले इसे समझते हैं, क्या है ये गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा को समझेंगे, और गिब्स मुक्त ऊर्जा को समझने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स के एक रिलेशन को यहां पर रख रहे हैं। हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इजिकल टू होता है डेल्टा एच माइनस साथ में हमारा होता है टी इंटू डेल्टा एस। तो यह हमारा क्या होता है, एक ऊष्मागतिकी का नियम है। ये क्या है, ऊष्मागतिकी, यहां पर लिख लेते हैं ऊष्मागतिकी का समीकरण। ये हमारे पास ऊष्मागतिकी का क्या है, एक समीकरण है। तो अब आती है कि आखिर इससे हम नैनस्ट समीकरण में इसका कैसे उपयोग करेंगे, या इसमें जो प्रतीक चिन्ह है ये किस चीज से संबंधित है। तो यही खास बात है, ये जो डेल्टा जी है इसे हम कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा यह है डेल्टा एच, ये होती है निकाय की ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा जिसे हम एंथैल्पी भी कहते हैं, एंथैल्पी। और ये T इंटू डेल्टा एस इसको कहता है एंट्रोपी, एंट्रोपी। तो अब यदि हम संकेतों को समझने की कोशिश करें कि ये एंट्रोपी क्या है, मुक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, निकाय की कुल ऊर्जा क्या है, तो इसे कैसे समझेंगे। ये देखिए, हमने कहा मेरे पास कोई एक निकाय है। निकाय मतलब कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किसी एक कंट्रोल्ड कह सकते हैं वातावरण में, और वहां पर जो कुल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम कहते हैं निकाय की ऊर्जा, जिसे कहते हैं एंथैल्पी। अब इस निकाय की कुल ऊर्जा से यदि एंट्रोपी को घटा दिया जाए तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब यहां एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं आपको नैनस्ट समीकरण बताऊं और उसके बाद फिर गिब्स एनर्जी बताऊं, तो केवल आपके रटने वाली आपकी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए आप जो लिख रहे हैं वो है क्या। तो सबसे पहले समझिए आखिर गिब्स ऊर्जा क्या होती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा से तात्पर्य किसी निकाय की वह ऊर्जा जिसे
यांत्रिक ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। मान लो मेरे पास एक निकाय है, वो किसी भी कारण से कुछ ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो वो जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है उसका वह हिस्सा जिसको कि हम यूज कर सकें, जिसका हम उपयोग कर सकें किसी भी काम के लिए, चाहे वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हो चाहे किसी अन्य रूप में हो, तो वही ऊर्जा हमारी निकाय की जो होगी उसे कहेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी थोड़ा और क्लिक करेंगे इसमें। इससे पहले एक चीज आपको और बता दूं, यह है हमारी एंट्रोपी। तो हमने कहा कुल ऊर्जा कितनी उत्पन्न हुई थी किसी निकाय से? डेल्टा एच। तो मैंने कहा निकाय की कुल ऊर्जा मान लेते हैं, ये लिखा मैंने, निकाय की कुल ऊर्जा बराबर है डेल्टा एच। ये दो हिस्सों में बट गई प्यारे बच्चों, एक बच गई एंट्रोपी में और दूसरी बढ़ गई गिब्स मुक्त ऊर्जा में। मुक्त ऊर्जा ये दो हिस्सों में बढ़ गई। गिब्स मुक्त ऊर्जा को मैंने कहा किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा जी से। और एंट्रोपी को हमने यहां पर दिखा रखा है, टी इंटू डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होगी टी इंटू डेल्टा एस। अब ये कुल ऊर्जा दो हिस्सों में बटी, ये क्या मतलब हुआ इन दो हिस्सों में बटने का? दो हिस्सों में बटने का अर्थ यह है कि कोई निकाय कुल ऊर्जा मान लो 100 जूल उत्पन्न कर रहा है। अब 100 जूल में से कितनी ऊर्जा का आप उपयोग कर सकते हैं? जितनी ऊर्जा का आप उपयोग किसी काम में कर ले, किसी यूज में कर ले, उसी को हम कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। और वह ऊर्जा जो निकाय से उत्पन्न तो हो रही है लेकिन आप उसका उपयोग न कर पाओ, किसी यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित न कर पाओ, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। तो आप चाहे मैं एंट्रोपी की भी डेफिनेशन लिख लूं। एंट्रोपी से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित न किया जा सके। बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी तो जरूर होगी, डिटेल में पढ़ी होगी, पर मैं यहां कोशिश कर रहा हूं आपको इजी लैंग्वेज में ये बात समझ में आ जाए। तो हमने कहा कोई निकाय जो कुल ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है वो है डेल्टा एच। उसमें से एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी और दूसरे को कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। एंट्रोपी हमने कहा वह ऊर्जा जो निकाय के पास है तो सही लेकिन उसे आप यूज नहीं कर सकते, और गिब्स मुक्त ऊर्जा वो है कि निकाय की वह ऊर्जा जिसका इस्तेमाल आप जिस चाहो उस रूप में क्या कर सकते हो, उपयोग में कर ला सकते हो। आप उससे चाहे कोई व्हील को घुमा दो, किसी चक्र को घुमा लो, कोई ऊष्मा उत्पन्न कर लो, तो वो जो ऊर्जा होगी ऊर्जा का वो हिस्सा वो क्या आएगा? गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब हो सकता है बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर एंट्रोपी तो समझ में नहीं आया कि ये कैसी ऊर्जा हुई कि है भी और इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सब लोग अपने मोबाइल फोन यूज करते हैं। अब मोबाइल फोन में आपने देखा होगा कि उसकी एक इंटरनल स्टोरेज होती है। मान लो आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज, मान लो कंपनी जब कहती है 32 GB का ये फोन जो है इंटरनल स्टोरेज 32 GB है। क्या कभी आप पूरी 32 GB का इस्तेमाल कर पाते हैं? जब आप फोन खोल के देखते हैं तो आपको उसमें जो फ्री स्पेस दिखता है वो कभी भी 32 GB नहीं दिखता। आप नया फोन लेके आइए जिसमें कंपनी कहती है इसकी रैम जो है मान लो 4 GB है और जो इंटरनल स्टोरेज है, जो परमानेंट मेमोरी है वो 64 GB है, 32 GB है। अब 32 GB है तो आपने नए फोन में देखा तो देखा जो फ्री स्पेस वो दिखा रहा था वो तो केवल 24-25 GB दिखा रहा है या 27-28 GB दिखा रहा है। तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि बाकी की जीबी कहां गई? मान लो 27 GB दिखाया उसने और कंपनी कह रही है 32 GB, तो 5 GB कहां गई? 5 GB वह फ्री स्पेस है, वह स्पेस है जिसका उपयोग फोन अपने लिए करता है, अपने लिए रिजर्व कर रखी है उसने उतना स्पेस। अब उस स्पेस में क्या क्या होता है? उस स्पेस में आप देखते हो आपके एप्स चलते हैं जो परमानेंट उसमें पड़े हुए रहते हैं और उसकी अपनी क्रियाविधि चलती है, उसका अपनी एप्लीकेशंस होती हैं, उसके लिए
जितना जो पोर्शन होता है मेमोरी का वो अलग से स्टोर करके अलग रखा हुआ रहता है। वो आपको 32 GB में से उतना हिस्सा आपके यूज में नहीं आता। बस यही चीज तो यहां पर समझाने की बात कर रहे हैं कि आपके फोन में कुल कितनी निकाय की कुल ऊर्जा, मतलब फोन की कुल मेमोरी कितनी है, 32 GB। आपको कितनी मिली, जितना आप यूज कर सकते हो 27 GB, तो ये मुक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा की तरह होगी। और कितनी ऊर्जा है जो आप यूज नहीं कर सकते, है तो सही फोन में लेकिन यूज नहीं कर सकते, वो क्या है 5 GB, वो क्या कहलाएगी, एंट्रोपी कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी को समझ सकते हैं। तो अब मुझे लगता है एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा की मैंने डेफिनेशन आपको दे दी, ये सब चीजें आ गई। अब देखिए गिब्स ऊर्जा क्या चीज है। गिब्स ऊर्जा हमने कहा कि जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकें। अब गिब्स ऊर्जा की 3 कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, कौन कौन सी होती है ये समझिए। तो हमने कहा पहली कंडीशन होती है जिसे फर्स्ट कहते हैं, लिखते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। कब होगी 0, जब निकाय साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो। साम्यावस्था का अर्थ है कि एक ऐसी कंडीशन कि न तो निकाय से कोई ऊष्मा ली जा सकती है, न कोई निकाय को कोई ऊष्मा दी जा सकती है, ऐसी स्थिति में है। तो वह हमारा क्या है, उस समय जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, वह ऊर्जा जिसको आप कार्य में परिवर्तित कर सकते हो, वह ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। तो साम्यावस्था में डेल्टा जी की वैल्यू होगी 0। सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं, सेकेंड कंडीशन यदि डेल्टा जी की वैल्यू यदि माइनस में हो, यानी कि क्या हो, ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक कब होगी, ये ऋणात्मक तब होगी, मान लो निकाय ने 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न करी है और 100 जूल में से मान लो 20 तो होगी उसकी एंट्रोपी, तो कितनी बची, 80 जूल बच गई। अब 80 जूल में से आपने क्या करा, 20 जूल निकाल लिए, तो 80 में से 20 गया 60। तो ये जो गिब्स एनर्जी है ये क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, इसलिए वो क्या है, ऋणात्मक है। और ऐसा कब होता है कि आपने क्या करा कि हम कह रहे हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है, जैसे कि हम कहते हैं कि डेनियल सेल की बात करें, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, पहले यहां लिख लेते हैं, जब ऊर्जा निकाय द्वारा खर्च की जाए या निकाय की ऊर्जा खर्च हो, तो जो गिब्स एनर्जी होगी नेगेटिव में होगी। जैसे हम कहें डेनियल सेल की बात करें, डेनियल सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तो यदि उस वैद्युत ऊर्जा का कहीं इस्तेमाल आप कर रहे हो तो वो गिब्स एनर्जी का ही यूज कर रहे हो आप। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। इसका एग्जांपल भी लिख लेता हूं मैं, एग्जांपल डेनियल सेल। अब सेकंड समझिए, थर्ड स्टेज समझिए, इसकी थर्ड कंडीशन, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब निकाय को बाहर से ऊर्जा मिलेगी। क्या कहा मैंने, जब निकाय को बाहर से ऊर्जा मिलती है, बाहर से मिलती है। और ऐसा कब होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट सेल के बारे में बताया था, एक ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होती। तो रासायनिक अभिक्रिया को घटित करने के लिए हम वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि वैद्युत ऊर्जा इनपुट के रूप में आती है, आउटपुट में हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में वहां परिवर्तित होती है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, सेल तो है, उसके बीच उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं हो रही है, तो उसकी अपनी जो भी ऊर्जा होगी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आप बाहर से सेल लगा रहे हैं, तब उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और तब वो रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है। तो हम कह सकते हैं निकाय अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बाहर से जो सेल लगाया गया उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जो गिब्स एनर्जी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका एग्जांपल मैंने लिख लिया, इलेक्ट्रोलाइट सेल, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल। यदि विद्युत अपघटनी सेल के बारे में हम बात करें तो वहां पर गिब्स एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मुझे लगता है इतनी चर्चा के बाद आपको गिब्स एनर्जी के बारे में पूरी जानकारी प्यारे बच्चे हो गई होगी, क्योंकि अब इसी के बेस्ड में हम क्या करेंगे, जो हमारे नैनस्ट समीकरण है इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे नैनस्ट समीकरण। तो आप नोट कीजिए, फिर हम नैनस्ट समीकरण शुरू करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपको जो भी जानकारी दी वह नैनस समीकरण को समझने में आपकी हेल्प करेगा। चाहे पिछली क्लास में हमने आपको नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 को समझाया हो, चाहे वहां हमने आपको क्यू के बारे में, जिसको रिएक्शन क्वाइटेंट कहते थे, यानी कि हम जिसे कहते हैं अभिक्रिया लब्धि, ये उसके बारे में आपको डिटेल से बताया था। और आज हमने स्टार्टिंग में आपको गिब्स एनर्जी बताया। ये सब चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी नैनस समीकरण को ढंग से डीपली समझने के लिए। तो अब नैनस समीकरण शुरू करते हैं। हमने कहा नैनस समीकरण एक ऐसी समीकरण है जिसके द्वारा हम किसी ऐसे अर्धसेल अथवा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं जो कि मानक स्थितियों में नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई सेल मानक स्थितियों में नहीं है, और मानक स्थिति मैंने क्या कहा था कि जब टेम्परेचर का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो, दाब का मान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और जो सांद्रता हो यानी कि मोलैरिटी हो विलियन की वो 1 मोल हो, ये हमारी क्या है मानक स्थितियां। तो यदि मानक स्थितियों में कोई सेल नहीं है तो उसके द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाएगा अर्ध सेल अथवा सेल के द्वारा, वह मानक स्थिति में उत्पन्न विद्युत वाहक बल से डिफर होगा, अलग होगा। और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, उसी के लिए क्या होती है नैनस समीकरण होती है। तो परिभाषा मैं आपको पिछली बार लिखवा चुका हूं, एक बार दोबारा से आपको परिभाषा लिखा रहा हूं। यदि आप लिखना चाहें तो इसे जरूर लिख लीजिए। तो हमने क्या कहा कि जब कोई अर्ध सेल अथवा सेल मानक स्थिति को क्या लिखेंगे, टेम्परेचर का मान कितना होना चाहिए 298 केल्विन, दाब का मान कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक, और साथ में हमने कहा सांद्रता कितनी होनी चाहिए, विलियन की जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए। तो जब कोई अर्ध सेल अथवा सेल मानक स्थिति में न हो तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल जिसे हम ई कहते हैं, विद्युत वाहक बल मानक स्थिति में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जिसे हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, से भिन्न होता है। अतः मानक स्थिति पर यदि कोई सेल नहीं है तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को नैनस्त, ऐसे लिखते हैं नैनस्त समीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि मानक स्थितियों में यदि प्राप्त करें तो वो मानक क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव या मानक सेल विभव कहलाता है। और यदि मानक स्थिति में नहीं है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम नैनस समीकरण का उपयोग करते हैं। अब ये समीकरण आएगी कहां से, इसको हमें क्या करना, प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले समझिए कि जो एक सेल होता है उसका काम क्या होता है। उस सेल का उपयोग करते हैं हम कार्य करने के लिए। तो यानी कि लिखते हैं माना सेल द्वारा किया गया कार्य मान लेते हैं W है। तो W हम जानते हैं W बराबर होता है Q मल्टीप्लाई V के। ये Q क्या है, ये है आवेश, वह आवेश जिसका प्रवाह एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, या किसी अर्ध सेल में ही कह सकते हैं, वो आवेश का प्रवाह है। और V क्या है, वह विभव है जिसे हम सेल का विभव आप कह सकते हो, सेल का विद्युत वाहक बल कह सकते हो। तो ये हमारा एक जर्नल कह सकते हैं, एक फार्मूला है। आप क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें विभव के बारे में आता है, जिसमें हम शो करते हैं V इजिकल टू, वहां आता है V इजिकल टू होता है W अपॉन Q।
जहां v क्या होता है, विभव होता है। उसकी परिभाषा हम देते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या होता है, विभव कहलाता है। तो ठीक उसी को हमने यहां पर यूज किया है, W बराबर क्या क्या, V इंटू क्यू। अब हम जानते हैं यदि सेल में n मोल आवेश प्रवाहित हो तो कुल आवेश का मान कितना होगा, यानी कि Q की वैल्यू कितनी होगी, कितने मोल आवेश, n मोल। तो देखिए n तो मैंने ये लिख लिया क्योंकि मोलों की संख्या है n, और साथ में हम क्या करते हैं, यहां पर एक कांस्टेंट हमारे पास होता है स्थिरांक, जिसको मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कुल आवेश की मात्रा आएगी NF, जहां F क्या है लिख भी देता हूं मैं, यहां पर भी समझा देता हूं, जहां F होता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा, जहां F एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा। अब पिछली बार आपको ध्यान हो तो मैंने आपको F की वैल्यू बताई थी, ये था 9, 6 और 500 लेते थे, लेकिन बहुत से एग्जैक्ट वैल्यू लेते 487, और ये था कूलम पर मोल, ये F की वैल्यू होती थी। तो हमने ये सब चीजें तो आपको पिछली बार बता रखी है, केवल आपको यहां बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं दोबारा। तो हमने कहा फिर से मूल्य में चलते हैं, हमने कहा क्यू W बराबर होता है Q इंटू V। यदि सेल में n मोल आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो Q की वैल्यू कितनी होगी, NF होगी, पहली बात। और दूसरा लेते हैं सेल के लिए जो वोल्टेज है उसको मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E सेल, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E सेल से। तो इन दोनों वैल्यू को Q की जगह NF तथा V की जगह E सेल हम यूज करते हैं। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, किया गया कार्य W बराबर हो गया N इंटू F इंटू E सेल के बराबर आ जाएगा। तो ये तो मैंने कहा कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, किया गया कार्य इसके बराबर है। अब हमने आपको इससे पहले गिब्स एनर्जी के बारे में बताया था। गिब्स एनर्जी होती है कि कोई भी ऊर्जा निकाय की वह ऊर्जा जिसको कार्य में परिवर्तित किया जा सके। तो ये हम कार्य ही तो कर रहे हैं सेल से, तो ये एक प्रकार से गिब्स एनर्जी तो है। अब है तो गिब्स एनर्जी, लेकिन गिब्स एनर्जी हम जानते हैं शून्य भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। यदि हम सेल से कार्य ले रहे हैं तो गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है। यदि सेल को बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं वैद्युत ऊर्जा के रूप में, किसी अन्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया को घटित करने के लिए यदि बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं मान लो, तो वह हमारी क्या होती है, वहां पर वो हमारी होती है पॉजिटिव। यहां पर हम क्या करें, जो रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है उसी से क्या हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं। तो जो गिब्स एनर्जी होगी वह किस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो हम लिखते हैं चूंकि W बराबर किसके होता है, डेल्टा G, गिब्स एनर्जी के बराबर। और ये गिब्स एनर्जी जो डेल्टा G होगी वो किसके बराबर होगी, N इंटू F इंटू E सेल के बराबर होगी। लेकिन मैंने कहा किसमें होगी, नेगेटिव में। और ये गिब्स ऊर्जा कब है, ये गिब्स एनर्जी तब है जब हम कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है वह आदर्श स्थिति में न हो, मानक स्थिति में न हो। लिखें डेल्टा G, जब डेल्टा G का कब मान है गिब्स एनर्जी का, जब मानक स्थिति ना हो, मानक स्थिति ना हो तब गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, यह है हमारा क्या है, डेल्टा G। तो डेल्टा G क्या है, जब मानक स्थिति न हो तब गिब्स मुक्त ऊर्जा है। अब मैं कहूं यदि मानक स्थिति हो जाए तब क्या होगा, तो मानक स्थितियों में जो हमारा कह सकते हैं विभव है उसको रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट से। यहां पर आप देखिए ये मैंने लिखा है मानक स्थिति में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो E नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो वैसे ही गिब्स एनर्जी को यदि मानक स्थिति में लेंगे तो डेल्टा G 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा G नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखते हैं यदि स्थिति मानक हो तो गिब्स मुक्त ऊर्जा
क्या होगा, डेल्टा जी जीरो। तो प्यारे बच्चों, गिब्स मुक्त ऊर्जा यदि मानक स्थिति ना हो तो डेल्टा जी नॉट के बराबर होगी। और इसको इसी समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण का उपयोग करके हम इसको निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। ये तो तब है जब मानक स्थिति ना हो, तो मानक स्थिति हो तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, सब चीजें वही आएगी, माइनस एन एफ इंटू साथ में आ जाएगा ई सेल। तो सेल का विद्युत वाहक बल, लेकिन मानक स्थिति हो तो यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया। तो मुझे लग रहा है यहां पर तो कोई परेशानी होगी नहीं। अब हमें क्या, हमारा उद्देश्य तो क्या है, विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना जब मानक स्थिति में न हो, अर्ध सेल या सेल, दोनों स्थितियों में नैनस समीकरणों का उपयोग होता है। तो किस प्रकार से इसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम ऊष्मागतिकी के एक समीकरण का उपयोग करेंगे और उस समीकरण को आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट समीकरण यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं वो मैं आपको पिछली क्लास पूरे बता चुका हूं। तो हम जानते हैं, हम लिखते हैं ऊष्मा गतिकी के समीकरण से, थर्मोडायनेमिक्स में हम इक्वेशन का यूज करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट और प्लस हमारा होता है आर टी एल एन और यहां पर आ जाता है क्यू। इस इक्वेशन का आपने यूज करना है। तो क्या है, डेल्टा जी, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी गिब्स एनर्जी की जब मानक की स्थिति ना हो। दूसरा डेल्टा जी जीरो जी नॉट जब मानक स्थिति हो तो गिब्स एनर्जी। और आर टी एल एन क्यू, आर रिडबर्ग नियतांक, टी रिडबर्ग नियतांक या गैस नियतांक कहते हैं, टी यानी कि ताप जिसे हम केल्विन में लेते हैं, एल एन जिसे हमने कहा था ये नेचुरल लॉग है, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक लॉग है, लघु गुणक है। और Q जिसको हमने कहा था, इसे हम कहते थे अभिक्रिया लब्धि यानी कि इक्वेशन क्वाइटेंट कहते थे, रिएक्शन क्वाइटेंट कहते थे। तो ये सारी चीजों की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि नेचुरल लॉग क्या होता है, बेस 10 लॉग कैसे होता है, किस प्रकार से नेचुरल लॉग को बेस 10 लॉग में यानी कि 10 आधार वाले लॉग में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको यदि नहीं आता तो मेरी पिछली क्लास जरूर देखिएगा, वो पूरी इसी बात में चर्चा हमने करी हुई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये मान ली हमने समीकरण 1 है और ये वाली मान ली हमने समीकरण 2 है। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो मान रख देते हैं। तो डेल्टा जी का मान कितना है, माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई सेल बराबर, ये हमने यहां पर रख दिया मान डेल्टा जी का। अब डेल्टा जी नॉट का मान माइनस एन एफ और साथ में क्या आ गया, ई जीरो सेल और साथ में क्या आ गया प्लस आर टी एल एन क्यू, इतना आ गया। अब इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सीधे नैनस की समीकरण मिल जाएगी। अब कैसे करना है सिंप्लीफाई, ये देखिए, हमने इन दोनों के पक्षों में, आप देख रहे हो यहां भी एन एफ है, यहां भी एन एफ है और साथ में माइनस के साथ है। तो मैं इस पूरी समीकरण में बाएं तथा दाएं पक्ष में माइनस एन एफ का भाग दे रहा हूं, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया। तो गणित में ऐसा इस्तेमाल करते हैं, एक ही संख्या से सब जगह भाग दे दो, कोई परेशानी नहीं, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी। तो इससे क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, एन एफ से एन एफ कट गया, माइनस से माइनस कटेगा, इस एन एफ से एन एफ कट जाएगा। तो क्या आ जाएगी हमारी समीकरण, ये हमारी समीकरण आ जाएगी ई सेल बराबर, यहां पर आ जाएगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल और साथ में माइनस के साथ ये प्लस में गुणोगे तो माइनस, ये हो जाएगा आर टी बटे एन एफ और साथ में आ जाएगा एल एन, साथ में आ जाएगा क्यू। और यही हमारी क्या कहलाती है, नैनस्ट समीकरण कहलाती है। यही हमारी कौन सी है, नैनस्ट समीकरण। ये तो मुझे लगता है निकालना कठिन नहीं है, काफी आसान है, बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे पता होने चाहिए कि कैसे इसको निकाला जाएगा। एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, शुरुआती काम है, वो इसी समीकरण से शुरू हो रहा है। इससे पहले कि ये सारी बातें वो यह कहता है एनसीईआरटी कि आपको पता है, उसने कहा कि आपको 11th में बता दी मैंने, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी ये कहती है। तो हमने आपकी सुविधा के लिए ये चीजें आपको पूरी रिकॉल करवा दी है। अब आपको लग रहा होगा कि उसमें जो देखिए
फर्स्ट सेकंड जो लाइन है उसमें ये ln के साथ यहां पर q रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, हालांकि ये नर्नेस्ट इक्वेशन है, q को हम कहते हैं ये हमारे रिएक्शन क्वाइटेंट कहलाता है। और इसको प्रदर्शित करने का तरीका भी मैं बता दूं, ये होता है ई सेल, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ये हो गया आर टी बटे एन एफ, ये हो गया ln। अब यहां पर हम लिखते हैं, बल्कि इसको ऐसे ना लिखा जाए, इसको ऐसे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, और नीचे लिखते हैं अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो यहां तक मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहां से हमारी एनसीईआरटी की पहली क्वेश्चन निकली कि एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को, इस वाले टॉपिक की शुरुआत यहां से की है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नैनस समीकरण को प्राप्त किया और लास्ट में आपने देखा होगा हमने इस प्रकार से लिखा था, ई सेल बराबर E0 माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। और यहां से हमने कहा हमारे एनसीईआरटी का जो ये टॉपिक है ये स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी में कहते हैं कि माना हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, माना इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया घटित हो रही है वो इस प्रकार से है m, और यहां पे हमने ले लिया n+, यानी कि इसके आयन है, और यह n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो गया, m में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोड में ये जो अभिक्रिया घटित हो रही है, यदि ये मानक स्थिति पे न हो, यदि मानक स्थिति पे नहीं होगी, इसका मतलब है टेम्परेचर 298 नहीं होगा, जो विलयन होगी उसकी सांद्रता 1 मोलर नहीं होगी, और जो दाब होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। इस स्थिति में इस अर्ध सेल का, एक इलेक्ट्रोड है तो अर्ध सेल हो गया, इस अर्ध सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा या जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो नैनस समीकरण से हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अतः जब मानक स्थिति न हो तब इलेक्ट्रोड, और इसके द्वारा क्या बन रहा है, अर्ध सेल का आप कह सकते हैं विभव, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद्युत वाहक बल। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई सेल। अब सेल हमारा कौन सा है, सेल में है यह है Mn+ परिवर्तित हो रहा है किसके बीच में, m के रूप में, ये Mn+ Ne इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके m में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसमें परिवर्तित हो रहा है, तो हमने यहां लिख लिया बराबर, इसको भी लिखते हैं, ये आ गया E0 E0, और सेल की जगह यही वाला हम लिख लेते हैं, यानी क्या आ गया m, ये आ गया N+ बटे क्या आ गया m, माइनस ये हो गया RT बटे क्या है NF। अब देखिए यहां आ गया ln उत्पाद की सांद्रता। अब बताइए ये उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है, ये क्या है, एक प्रकार से अभिकारक है, और यहां हमारा क्या होता है, ये होता है उत्पाद। तो जब लिखा है उत्पाद की सांद्रता, तो उत्पाद क्या हो गया m। अब m क्या है, उदासीन अवस्था में, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से परमाणु है, और परमाणु कैसा है, उदासीन अवस्था में, यानी कि ठोस अवस्था में। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद क्या है m, तो यहां लिख लेंगे m बटे, नीचे है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक कौन सा, ये Ne तो आएगा नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या आ जाएगा m+, ये आ जाएगा Mn+, ये हमारा आ गया। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा m की जो वैल्यू होती है, यदि यह क्या हो, जो ठोस की जो सांद्रता होती है वो हमेशा 1 होती है। लिख भी लेते हैं, चूंकि m क्या है, ठोस अवस्था में है, m ठोस है, तो
लिखते हैं चूंकि ठोस की सांद्रता बराबर 1 होती है, अतः ये जो हमारा m है इसकी सांद्रता किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। यह मान हमने इस समीकरण में रखना है। तो मान समीकरण में रखे हैं, देखें क्या मिलता है हमारे को। मान समीकरण में रखें तो रखते हैं इसमें मान, तो यह आ जाएगा E, यह आ जाएगा mn प्लस बटे m बराबर E नॉट, यह आ गया mn प्लस बटे m माइनस क्या आ जाएगा RT/NF, यह आ गया RT, नीचे आ गया NF और साथ में आ गया ln, और यहां पर हमारा आ जाएगा सीधे 1 अपॉन, क्योंकि ऊपर वाले का मान तो 1 हो गया, नीचे वाले का क्या आ जाएगा mn प्लस। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, ये कोई इलेक्ट्रोड है जिसमें कि Mn प्लस आयन परिवर्तित हो रहे हैं m के रूप में n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, तो उस इलेक्ट्रोड के लिए जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो हम कह सकते हैं विभव उत्पन्न होगा, उसका मान हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, एक स्टैंडर्ड समीकरण हो गई है। किसके लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए या एक अर्ध सेल के लिए। आप ध्यान रखिएगा नैनस समीकरण का उपयोग अर्ध सेल के लिए भी किया जाता है, उसका विभव ज्ञात करने के लिए, तो सेल के विद्युत वाहक बल को भी ज्ञात करने में नैनस समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये अर्ध सेल या एक इलेक्ट्रोड के लिए तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं किसी सेल की, और सेल लेते हैं हम डेनियल सेल। तो लिखते हैं अगला टॉपिक, यहां पे लिखते हैं डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए। अब डेनियल सेल यदि हमने लिया है तो आप जानते हैं डेनियल सेल में दो हम कैसे हैं इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है हमारा एनोड। कैथोड में हम कह सकते हैं Cu, इसको लिखते हैं 2+, परिवर्तित हो रहा है Cu में, तथा एनोड में भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी कि जिंक +2 परिवर्तित हो रहा है Zn में, ऐसे कह सकते हैं। तो अब डेनियल सेल के लिए यदि हम नैनस समीकरण से विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे समझिए। तो सबसे पहले लिखते हैं कैथोड के लिए, कैथोड के लिए, कैथोड के लिए बिल्कुल जैसे अभी हमने एक इलेक्ट्रोड के लिए मान निकाला है, ठीक कैथोड भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, उसके लिए भी ऐसे ही उपयोग करेंगे समीकरण का। तो कैथोड हमारा क्या है, इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, यह आ गया 2+ परिवर्तित हो रहा है Cu में। तो अब इक्वेशन लिखें तो समीकरण कैसे लिखना है, बिल्कुल सब चीजें यही आएगी। तो ये लिखते हैं, इसको लिखते हैं E कैथोड में, यानी कि Cu+2, Cu2+ से Cu में परिवर्तित हो रहा है, बराबर इस स्टैंडर्ड मान यानी कि E सेल 0, और सेल की जगह क्या लिख लेंगे, हमारा इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड लिख लेंगे, क्या क्या Cu2+ बटे Cu माइनस माइनस आ गया RT बटे NF, यह गया RT बटे NF, और साथ में आ गया ln। अब आ गया उत्पाद की सांद्रता। तो देखिए उत्पाद हम कह सकते हैं कॉपर है, और कॉपर क्या है, ठोस अवस्था में, जैसे हमने यहां पर देखा था। तो जैसे हमने यहां पर वैल्यूज रखी थी, ठीक इस समीकरण का उपयोग कर लीजिए आप। तो ये RT/NF ln और सीधे लिख लीजिए 1 अपॉन आयन कौन सा आ गया, यहां Mn+ था, यहां पर उसकी जगह Cu2+, तो Cu2+, ऐसे लिख लिया। ये मान लेते हैं समीकरण, हम मान लेते हैं ये हमारी है 1। इसी प्रकार यदि हम किसकी बात करें, एनोड की बात करें, तो यहां पे लिखते हैं एनोड के लिए, एनोड के लिए, एनोड के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये Zn2+ परिवर्तित हो रहा है किसमें, Zn में, ऐसे लिख सकते हैं एनोड में। तो अब एनोड के लिए यदि ये इक्वेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमारी सेम इसी को यूज करना है हमने कहा। तो ये आ जाएगा E, ये Mn+ बटे M था, यहां पर हम लिख लेंगे Zn2+ बटे Zn बराबर,
फिर है ई नॉट, तो ई नॉट सेम यही चीज आ जाएगी यही वाली, तो जेड एन 2 प्लस बटे जेड एन, साथ में आएगा माइनस माइनस आर टी बटे एन एफ, और साथ में आ गया एल एन, और जैसे यहां पर था 1 अपॉन वैसे ही लिख लिया 1 अपॉन, यहां एम एन प्लस था और हमने यहां पर क्या कर देना है, यहां पर जेड एन प्लस 2 लिख लीजिए, जेड एन 2 प्लस। तो मुझे लग रहा है इतनी समीकरण आपको ये समझ में आ गई होगी, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, साधारण साधारण सी हैं, स्टैंडर्ड निकाल ली, कैथोड के लिए वही चीज और एनोड के लिए भी वही चीज। अब हम निकालते हैं सेल। हम जानते हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये तो एक एक इलेक्ट्रोड के लिए है ना, हम तो सेल का विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, सेल का ईएमएफ जो होता है वो बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो लिखते हैं, चूंकि डेनियल सेल के लिए ई सेल बराबर आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे ही होता है। तो अब ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, यहां पर रखनी है। तो कैसे रखेंगे, ई सेल, तो समीकरण मान लेते हैं ये वाली 1 थी और ये वाली मान लेते हैं 2 से, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो मान रख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। सबसे पहले देखिए समीकरण ई सेल, तो लिख लेंगे ई सेल बराबर क्या आ जाएगा, ई कैथोड। अब कैथोड वाला कौन सा था, ये कैथोड था, तो ई कैथोड का मान यानी कि इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर। आप चाहें तो पहले एक स्टेप में ये लिख लीजिए, यानी कि ई सी यू प्लस 2 बटे सी यू माइनस ई, ये आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या था, एनोड के लिए क्या था, जेड एन प्लस 2 प्लस बटे जेड एन, यहां पर 2 प्लस लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब वैल्यूज रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, बराबर ई सी यू 2 प्लस बटे सी यू की वैल्यूज ये है, तो लिख लेते हैं ई 0 माइनस ये ई 0 सी यू 2 प्लस बटे सी यू, हमारा कैथोड के लिए चल रहा है, माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन, क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी यू 2 प्लस, ऐसे लिख दिया। और इसमें से हमें माइनस करना है इस वाले को, नीचे वाले को, एनोड के लिए समीकरण 2 को। तो इसकी वैल्यू जब माइनस से खोलेंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही कर रहे हैं, ये माइनस प्लस का है तो माइनस ई। अब की बार क्या आ जाएगा, जेड एन 2 प्लस बटे जेड एन माइनस, अब माइनस की माइनस में गुणा होगी क्या आ जाएगा, प्लस। मेरी बात समझ रहे होंगे, इस माइनस की जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो साथ में मैंने लिख लिया प्लस आर टी बटे एन एफ एल एन, और ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा जेड एन 2 प्लस, ये आ गया। अब देखिए इन दोनों को तो अलग अलग लिख लीजिए, ये भी हमारा क्या है 0 है, ई नॉट है, यहां पर ये क्या है ई नॉट है, तो इन दोनों को तो अलग लिख रहे हैं, तो लिख ले ई सेल बराबर, ये आ जाएगा ई नॉट सी यू 2 प्लस बटे सी यू, और माइनस ई नॉट ये आ जाएगा जेड एन 2 प्लस बटे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो देखिए माइनस कॉमन ले लिया, अब ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और साथ में आर टी बटे एन एफ को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया एल एन 1 अपॉन सी यू 2 प्लस, ये आ गया, और दूसरा हमारा यहां पर आ गया ये माइनस एल एन 1 अपॉन जेड एन 2 प्लस, इस प्रकार से ये आ गया। अब यहां पर एक सूत्र यूज होता है, ये ln क्या है, लॉग। हम जानते हैं एक सूत्र होता है लॉग m बटे n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे लिख सकते हैं। अब यही वाला सूत्र यहां पर लग रहा है, यह है लॉग m माइनस लॉग n,
ऐसा है। तो इस पूरे को इस रूप में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा ई सेल बराबर ये वाला, ये E0, ये पूरा का पूरा जो पद है यहां से लेके यहां तक का ये वाला जो पद है, ऐसे इसको बना देते हैं। ये पूरा पद जो है सेल का मानक विद्युत वाहक बल है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E0, और क्या लिख दिया, सीधे सेल लिख दिया। यानी कि मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल वो इसके बराबर होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही चीज है। तो मानक स्थिति में ये लिख दिया। अब इस पूरे की जगह क्या लिखना है, पहले लिख लिया माइनस आर टी बटे एन एफ। अब एल एन तो एल एन लिख लिया, ये है एम माइनस एन लॉग एम माइनस लॉग एन। तो एम क्या है ये, तो ये क्या होगा एम बटे एन, तो ये आ गया 1 अपॉन सी यू 2 प्लस बटे एन, यानी कि 1 अपॉन जेड एन 2 प्लस, ऐसे लिख देंगे। इसको पलट देना है, तो क्या हो गया ई सेल बराबर ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी बटे एन एफ, और ये हमारा हो जाएगा एल एन, यह आ जाएगा जेड एन 2 प्लस बटे सी यू 2 प्लस, ऐसे इसको लिख लेंगे। और यही हमारा क्या है, डेनियल सेल के लिए जो हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, कैसी स्थिति में, जब मानक स्थिति ना हो, तो उस समय जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा उसको इस समीकरण से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी, फाइनल इक्वेशन ये आ गई। तो प्यारे बच्चों, एक सीक्वेंस में, एक फ्लो में चल रहा है ये। यदि आप मेरी सारी बातों को ध्यान रखते जाएंगे, बस ध्यान रखिए, ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है, इस चीज को भी मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं, यहां लिख लेता हूं, चूंकि ये वाली जो मैंने चीज लिखी है, चूंकि हम जानते हैं ई सेल बराबर होता है, यही तो लिखा है मैंने, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये तो कब है, जब मानक स्थितियां न हो, और मानक स्थिति में क्या हो जाएगा, ये यहां बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और इसमें साथ में ये नॉट लगा देंगे। तो कैथोड क्या है हमारे पास, आप जानते हैं कैथोड में ये वाला Cu 2 प्लस बटे Cu, ये कैथोड के लिए है, और एनोड के लिए Zn 2 प्लस बटे Zn, ये एनोड के लिए था। तो इस पूरे को हमने किसके बराबर लिख लिया, E0 सेल के बराबर रख लिया। तो इस वाली जगह पर हमने ये वाला मान रख दिया, बाकी इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। तो मुझे लग रहा है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने कैलकुलेट करके देखा कि जो सेल का विद्युत वाहक बल आता है जबकि स्थितियां क्या हो, स्टैंडर्ड ना हो, यानी कि मानक ना हो, तो उस समय सेल का विद्युत वाहक बल के लिए जो समीकरण आती है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन जेड एन 2 प्लस बटे सी यू 2 प्लस। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि हम आर टी और हम कह सकते हैं एन एफ की यदि वैल्यू रखें, आपको ध्यान हो एन होती थी हमारी मोलों की संख्या, तो उसको तो हम एज इट इज रख देते हैं। अब यहां मानक स्थिति क्या ले रहे हैं, हम कहते हैं स्थिति हम ले रहे हैं, यदि टेम्परेचर जो है वो हम 298 केल्विन ही लें, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ही ले, जो मानक में होता था। सेकंड, हम कह रहे हैं जैसे हम वहां दाब ले लेते थे, तो दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते थे, मान लो वो भी हमने ले लिया। लेकिन यदि ताप का मान इतना हो और जो हमारी सांद्रता होती थी जिसे 1 मोल लेते थे, उसे 1 मोल नहीं ले रहे हैं, यानी कि सांद्रता बराबर नहीं है किसके, 1 मोलरता के, 1 मोल सांद्रता हमारी बराबर नहीं है। यह स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होती थी। तो यदि इसको यहां इंप्लीमेंट करें तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको इनकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। हम जानते हैं चूंकि आर, जिसे हम कहते हैं गैस नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर, और साथ में आ रहा था केल्विन मोल, इसके बराबर होता है गैस नियतांक। दूसरा होता है टी, तो टी की वैल्यू मैंने कहा कितनी लेनी है, 298 केल्विन ही लेनी है। तीसरा हमारा एन, यह है मोलों की संख्या, तो ये हमने कहा 1 मोल के बराबर नहीं है, तो एन को एन रहने देंगे। अगला हमारा आता है एफ, जिसे हम फैराडे नियतांक कहते थे, और ये मैंने आपको बताया था, ये होती है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा, और उसकी फिक्स वैल्यू हमने कैलकुलेट करके आपको बता रखी है, पहले पिछली क्लास में बताई थी, ये होती है 96,
और 500 भी लिया जाता है या फिर लिया जाता है 487 और साथ में आएगा कूलाम पर मोल। और ये सब चीजें हमने यहां रखनी है। साथ ही ये जो ln है जिसे हम कहते हैं log e बेस, देखिए ln क्या है ये भी समझ लीजिए, मैं यहां पर बता रहा हूं। ln को हम लिख सकते हैं log e बेस। अब log e बेस हमारा है, इसको log 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसी को हम लिख लेते हैं, यह बराबर होता है 2.303 और log बेस 10 ऐसे लिख लेते हैं। सामान्यतः आप ध्यान रखिएगा log e बेस को ऐसे लिखा जाता है और log बेस 10 को सिर्फ log ही लिख लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी आपको log लिखा है, नीचे कोई आधार नहीं है तो समझ लाना इसका आधार 10 है, और यदि कहीं पर आपको log नीचे e लिखा है तो समझ जाना ये नेचुरल लॉग है, और यदि कहीं पर केवल ln लिखा हो तो भी समझ जाना ये नेचुरल लॉग है। ये लिखने के तरीके हैं, अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग मिल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं इस ln को log बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस समीकरण में। तो करते हैं वैल्यूज, रखते हैं इस वाली समीकरण में, तो लिखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, अब आर की वैल्यू कितनी है, हमने कहा ये लिखते हैं 8.314 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 298 अपॉन एफ की वैल्यू रख रहे हैं पहले, ये आ गया 96487 और साथ में है एन, तो मैं एन को ऐसा कैसा लिख रहा हूं, तो एन के लिए क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई, थोड़ा सा इसको पीछे करके लिख रहा हूं मैंने लिखा पहले 1 अपॉन एन को अलग लिख लिया मल्टीप्लाई। अब आर की वैल्यू कितनी थी 8.314 मल्टीप्लाई, टी की वैल्यू कितनी थी 298 अपॉन एफ की वैल्यू मैंने कहा कितनी है 96487। अब ln को मैंने कहा क्या लिख लेना है, ln की जगह आपने ln की जगह लिखना है 2.303, तो क्या गया मल्टीप्लाई 2.303 लॉग, अब ये LOG है, मैं नीचे कुछ नहीं लिख रहा हूं तो भी बेस 10 है, लिख भी लिया तो भी आधार 10 है, और साथ में हमारा यही चीज आ जाएगी ऊपर जो लिखी हुई है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ZN 2 प्लस बटे CU 2 प्लस, इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। अब जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके जो वैल्यूज निकल के आती है वह हमारी होती है 0.059, ये होती है ई सेल बराबर ई सेल ई नॉट सेल माइनस वैल्यूज मैंने कहा कितनी है इसकी कैलकुलेट करके 0.059 बटे नीचे क्या है एन, साथ में क्या आ गया लॉग बेस 10 और यहां पे आ गया जिंक 2 प्लस अपॉन CU 2 प्लस, इसको ऐसे लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, जो हमारे पास डेनियल सेल था उसका विद्युत वाहक बल निकाल लिया, जबकि मानक स्थिति से इतर स्थिति थी अलग थी, और अलग क्या थी कि उसकी सांद्रता जो थी वह 1 मोलरता के बराबर नहीं थी विलयन की। तो ऐसी स्थिति में हम सेल का विद्युत वाहक बल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन जो हमने आपको इक्वेशन बताई थी, ये वाली इक्वेशन हमने बताई थी, और इसी इक्वेशन में इस उत्पाद की सांद्रता की जगह इस पूरे इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, आपको ध्यान हो, हमने कहा था ये ई सेल बराबर ई नॉट सेल, साथ में आ गया माइनस RT बटे NF और साथ में आ गया LN, और हमने कहा इस पूरे की जगह क्या लिख लेते थे Q। तो ये भी हमारी नैनस्ट इक्वेशन है, ये भी एक नैनस्ट इक्वेशन है, ये भी हमारी क्या है, एक नैनस्ट इक्वेशन ही है, और ये भी है। बस ये वाली हमारी किसके लिए है, ये हमारे डेनियल सेल के लिए जिसमें जिंक तथा कॉपर की रॉड्स लगी हुई है। तो इस प्रकार से इसे हम हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने नैनस समीकरण को ढंग से समझा। आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, नैनस समीकरण का क्यों उपयोग होता है। नैनस समीकरण का उपयोग किया जाता है कि उस सेल का या उस अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल या विभव ज्ञात करने के लिए जिसमें की मानक स्थितियां ना हो, उस स्थिति में सेल का कितना विद्युत वाहक बल होगा या विभव होगा उस इलेक्ट्रोड का, उसको हम नैनस समीकरण की हेल्प से ज्ञात करते हैं। पहली बात आपको यह ध्यान देनी है। दूसरा, नैनस समीकरण क्या है
किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहां पर ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बटे एन एफ जेड एन, ये हमारा आएगा। तो आपको सारे संकेतांकों का अर्थ पता होनी चाहिए, साथ ही इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेट करके, ये जैसा हमने यहां पर ये कैलकुलेट किया है, इस फैक्टर को कैलकुलेट करके ये जो वैल्यूज आ रही है ये भी आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां इतना टाइम नहीं रहेगा कि इन सब की वैल्यूज रख करके तब आप कैलकुलेशन करो। आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि इन सब की कैलकुलेशन इसके बराबर है, बाकी आप आसानी से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज का जो टॉपिक था एक सीक्वेंस में चला, एक फ्लो में चला। यदि आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और यदि पिछली क्लास नहीं देखी है तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाएं कि ये Q क्या होता है, ये R क्या होता है, ये T क्या होता है। तो इन चीजों में कंफ्यूज कर जाएं तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा, फिर इसको देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर भी कहीं पर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।